हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के एच मैथ्स नेहा सिंगाडिया। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। हमारा बेसिकली ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 है आज। ठीक है जी, सेकंड ग्रेड के लिए हम जो है ग्रुप थ्योरी जो हमारा टॉपिक है उस पर काम कर रहे हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है सब ग्रुप के बारे में और कॉसेट्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से देखा था। सो सेम टॉपिक को हम जो है आगे फिर कंटिन्यू करते हैं जी। फिलहाल हमारा आज का जो टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कर दिया करें। सो बात करते हैं जी नॉर्मल सब ग्रुप की। इससे पहले हमने जो है सब ग्रुप की बात कर ली थी। ठीक है, सब ग्रुप के लिए हमारे पास नोटेशन होता है। जो हमारा सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप के लिए हमारे पास इस टाइप का सिंबल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एच हमारा जो है, एच हमारा जी का सब ग्रुप है। ठीक है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अगर हम ये लिखना चाहते हैं, ठीक है जी, एच अगर हमारा सब ग्रुप है जी का, तो हम कुछ इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, तो ये नोटेशन है हमारा सब ग्रुप का। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमारे पास नोटेशन होता है कुछ इस टाइप का। ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप का नोटेशन है। ठीक है जी, यानी कि सब ग्रुप के लिए आपके पास जो नोटेशन है ये हमारा होता है कुछ इस टाइप से। और नॉर्मल सब ग्रुप के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, तो ये बेसिकली हमारे पास होता है इस टाइप से। ठीक है जी, ये हमारे दोनों सिंबल्स हैं। सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जी हमारा एक क्या है, ग्रुप है। ठीक है, और एच हमारा जो है इसका हमने एक सब ग्रुप लिया है। ठीक है जी, एच हमने इसका सब ग्रुप लिया है। सब ग्रुप वो होता है जो जी का ही सबसेट होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी एक अपने आप में क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए एच। ठीक है, सो सब ग्रुप तो ये ऐसे हो जाता है। अब नॉर्मल सब ग्रुप ये कब होगा, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो देखिए इसके लिए क्या होगा कि एच जो है वो जी का एक सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इसके लिए एक कंडीशन और अप्लाई होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इसके जितने भी लेफ्ट कोसेट बनते हो वो सारे के सारे उसके राइट कोसेट्स के इक्वल अगर हो जाए। ठीक है जी, यानी कि इसके जितने भी लेफ्ट कोसेट्स हैं, जितने भी इसके राइट कोसेट हैं, वो इक्वल हो जाए इसके लेफ्ट कोसेट्स के। ठीक है जी, देन हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप है हमारा, जो सब ग्रुप है एच, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। सो चलिए देख लेते हैं। यानी कि कोई भी एच है हमारा, ये अगर जी का सब ग्रुप है, ठीक है, सब ग्रुप है जी का, तो ये एच जो है ये इसका जो है नॉर्मल सब ग्रुप कब बनेगा, तो इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगी कि H is normal subgroup of G if H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, if एक तो H हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो ये जी का सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हमारे पास इसके सारे के सारे जो राइट कोसेट्स हैं वो इसके लेफ्ट कोसेट्स के इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारी बेसिकली कंडीशन है। ठीक है, और इसके अंदर सब ग्रुप के अंदर अगर हम कंडीशन देंगे तो एच हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एच हमारा जो है जी का सबसेट होना चाहिए, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू एच, सॉरी, ए बिलोंग्स टू एच, हमारे पास जो है ए बी इनवर्स जो है वो एच से बिलोंग करना चाहिए। ये तीनों कंडीशन तो हमारी सब ग्रुप के लिए है। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारा ये नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जब एक तो ये क्या हो जाए, एक तो ये नॉर्मली सब ग्रुप हो और दूसरा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो ये हमारी बेसिक से कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा एक और डेफिनेशन है इसके लिए, डेफिनेशन नंबर 2 ये कहता है कि एच आपका जो है सब ग्रुप ऑफ, सॉरी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा इफ एच आपका सब ग्रुप ऑफ जी हो। ठीक है जी, ये कंडीशन तो है ही है। ठीक है, इसके साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए, फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच, या फिर यहाँ पर हम कैपिटल, यहाँ पर जो है हम एक एलिमेंट लेते हैं जो कि ए है हमारा। ठीक है जी, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी का कोई एलिमेंट लो और एच के सारे एलिमेंट्स लो। ठीक है, सो इनके लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दैट ए इनवर्स एच ए, ये हमारा एच से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन ऑल्सो हमारा जो एच है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सेट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा सेट आप लिख सकते हैं। इसके
इसे आप कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल, कोई एलिमेंट ले लिया हमने स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है। यानी कि जी में से आपने लिया है और इसके लिए पूरा का पूरा सेट ही लगा दो आप, ठीक है, पूरा का पूरा सेट ही लगा दो। ये अगर इक्वल्स टू दिस सब ग्रुप हो जाता है अगर, ठीक है, इस कंडीशन के साथ, इस कंडीशन के साथ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, या फिर इस कंडीशन के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करा दो तो आपका एच जो है वो क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी डेफिनेशंस हैं। जैसे थर्ड हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास इंडेक्स ऑफ एच इन जी, इंडेक्स ऑफ एच इन जी ये हमारा 2 हो जाए, ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स, ठीक है, ये अगर हमारे 2 हो जाते हैं, देन ऑल्सो एच हमारा क्या हो जाएगा, एच हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन हमारी है, ये कहता है कि अगर आपका इफ जी इज एबिलियन, अगर आपका जी एक एबिलियन ग्रुप है, ठीक है जी अगर आपका एबिलियन ग्रुप है तो इसका कोई भी सबसेट ले लो आप, यानी इसका कोई भी आप सबसेट नहीं, सॉरी, सब ग्रुप ले लो, ठीक है। सो एच अगर इसी का सब ग्रुप है जी का, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी, ये हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप करना चाह रहे हो, आप बनाना चाह रहे हो नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, आप जो है नॉर्मल सब ग्रुप बनाना चाह रहे हो, किसको, एच को, यानी कि आप जो है ये बनाना चाह रहे हो, ठीक है, आप ये बनाना चाह रहे हो। इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन के लिए आपको एक तो लेना पड़ेगा एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल सब ग्रुप बनाना है तो सबसे पहले इसको सब ग्रुप के फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, यानी एच जो है वो जी का सब ग्रुप होना चाहिए। साथ ही साथ इन कुछ कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी एलिमेंट है का जी का, ठीक है, उसके लिए इसके सारे के सारे लेफ्ट कोसेट्स इसके सारे के सारे राइट कोसेट्स के इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो हमारा ये जो है एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, इसमें से कोई भी एलिमेंट लिया उसके लिए जी इनवर्स और ये पूरा का पूरा सब ग्रुप इंटू जी, ये हमारा जो है एच के इक्वल ही आ जाए, देन ऑल्सो ये हमारा सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन इसी के साथ, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स के फॉर्मेट में आप ले सकते हो कि स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ठीक है। इसके लिए आप प्रत्येक एलिमेंट के रूप में इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि अगर ये एलिमेंट्स जो है ये भी हो जाए या फिर ये बिलोंग कर जाए हमारा कैपिटल एच से, ठीक है, ये हमारा बिलोंग कर जाए कैपिटल एच से, यहाँ तो ये इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखें, ये इक्वल होना चाहिए और यहाँ पर ये बिलोंग्स करेगा, ठीक है, बिलोंग्स करेगा एच से, ठीक है, ये कंडीशन है। इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं। ये हमारा जो है कैपिटल एच से बिलोंग कर जाए, ठीक है। फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर जी और एच का जो इंडेक्स है, ठीक है, ये अगर हमारा 2 आ जाता है, ठीक है, 2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टू कॉसेट्स होंगे, ठीक है, टू कॉसेट्स, एच हैज़ ओनली टू कॉसेट्स इन जी, ठीक है, और वो सारे के सारे दोनों कॉसेट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इंडेक्स अगर 2 होगा तो। नेक्स्ट फिफ्थ थिंग, इफ जी इज एबिलियन, इफ जी इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है, अगर ये एक एबिलियन ग्रुप है देन उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स जो होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारी ऑल 5 कंडीशंस थी जिससे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी सब ग्रुप जो होता है उसे हम कब जो है नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा ग्रुप है जी और जी के 2 सब ग्रुप्स हैं एच एंड के। वन सेकेंड, एक सेकेंड वेट करिएगा। चलिए बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी। यहाँ पर देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि मान लीजिए जी हमारा क्या है, ग्रुप है, ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जी अगर आपका ग्रुप है और इसके कोई 2 सब ग्रुप्स आपने लिए हैं एच और के, ठीक है जी, एच और के दोनों ही क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं किसके, जी में, ठीक है, ये हमारे सब ग्रुप्स हैं। अब ये कहता है कि एच अगर आपका, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये कहती है कि एच अगर आपका सब ग्रुप है, एच अगर आपका सब ग्रुप है और के भी अगर आपका सब ग्रुप है, और अगर आप बात करना चाहते हैं एच इंटू के के लिए, एच इंटू के के लिए, तो क्या ये सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि एच और के अगर दोनों सब ग्रुप्स हैं,
तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक सब ग्रुप हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कंडीशन होगी कि एच के इक्वल्स टू के एच होना चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन है एच के लिए कि इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है सब ग्रुप हो सकता है। अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं होता है तो ये सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप बात करना चाह रहे हैं एच इंटरसेक्शन के की, ठीक है जी, एच इंटरसेक्शन के की, कि एच और के आपके दोनों जो हैं सब ग्रुप्स हैं, एच भी सब ग्रुप है और के भी एक आपका सब ग्रुप है। तो एच इंटू के तो इस कंडीशन के अंडर, एच इंटू के तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर ही सब ग्रुप होगा, लेकिन एच इंटरसेक्शन के जो है वो फॉर ऑल ये सभी के लिए क्या हो जाएगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, ये सभी के लिए सब ग्रुप हो जाएगा, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है जी, इसके लिए हम कहेंगे नो कंडीशन। ठीक है, यानी कि कोई भी आपके पास दो सब ग्रुप्स हैं उनका जो आप इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं तो वो भी एक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन सब ग्रुप होगा जब एच के इक्वल्स टू के एच हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड केस हम लेकर के चल रहे हैं कि दोनों में से एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें सबसे पहले एच अगर आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए और के आपका अगर सब ग्रुप है। ठीक है, के आपका सब ग्रुप है और एच जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, देन आप क्या कहेंगे कि इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर ऑल सब ग्रुप। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, एक अगर आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, एक सिंपल सब ग्रुप है। ठीक है, यानी एक नॉर्मल सब ग्रुप है और एक सब ग्रुप है, तो उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। इसके बाद अगर हम ले लें कि एच हमारा सब ग्रुप है और के हमारा नॉर्मल है, तो दोनों वैसे कंडीशन सेम ही है कि एक हमारा सब ग्रुप है और एक हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन है वो सब ग्रुप होगा और जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप फॉर ऑल। ठीक है, सब ग्रुप फॉर ऑल का मतलब क्या है कि इसके लिए कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर एच भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, के भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, तो अगर हम बात करें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो भी हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये हमें कहता है कि एच आपका क्या है, एच एक आपके पास सब ग्रुप है। ठीक है जी, और के भी आपका एक सब ग्रुप है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं देन एच इंटू के इज सब ग्रुप, ये भी हमारा सब ग्रुप होगा इफ एच के हमारा क्या हो जाए, के एच के इक्वल हो जाए। ठीक है जी, ये कंडीशन है इसके लिए। सेकंड अगर हम बात करना चाहते हैं कि एच तो हमारा जो है सब ग्रुप है, ठीक है, और के हमारा जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एच के मल्टीप्लीकेशन जो है वो ऑलवेज ये क्या होगा, ऑलवेज एक सब ग्रुप होगा, ऑलवेज एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन। ठीक है, इट इज सब ग्रुप फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन की मान लीजिए एच हमारा क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ठीक है जी, और के हमारा क्या हो जाए, के हमारा सब ग्रुप हो जाए। ठीक है, सो इस कंडीशन में भी एच के हमारा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। और अगर आप एच इंटरसेक्शन के की बात करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में सब ग्रुप हो जाएगा, इस केस में भी यहाँ पर ये सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन में भी ये क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा फॉर ऑल, कोई भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए कंडीशन है, एच इंटरसेक्शन के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, फोर्थ अगर आप बात करते हैं कि एच भी आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और के भी आपका जो है एक नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी सारी के सारे लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट्स इनके इक्वल है। ठीक है, एच भी आपका नॉर्मल है, के भी आपका नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में एच इंटरसेक्शन के की बात करें या एच इंटू के की बात करें, ये फॉर ऑल ये क्या हो जाएंगे, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा और ये भी एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल और नॉर्मल का नॉर्मल मिलेगा, बाकी आप एक सब ग्रुप हो या दोनों सब ग्रुप हो, दोनों के लिए जो है ये बेसिकली सब ग्रुप ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोनों सब ग्रुप हैं तो उसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है जी, सो ये चीज हमने देख ली है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है। क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि अब थोड़ा सा पहले हमने एक बात की थी, हमारे सामने इस टाइप की एक टर्म आई थी। ठीक है, जिसे हम इंडेक्स के फॉर्मेट में ले रहे थे। ठीक है जी, इस टाइप से ले रहे थे। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी, जो कि ऑर्डर होता है इसका, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वोशिएंट ग्रुप होता क्या है, देखिए सिंपल सी बात कि यहाँ पर क्वोशिएंट ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले हम कंडीशन ये लेते हैं कि मान लीजिए एच जो है, एच इज
अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, ठीक है। एच का क्वेश्चन ग्रुप के लिए एच का नॉर्मल सब ग्रुप होना बहुत जरूरी है, पहली बात, ठीक है जी। नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब ये सब ग्रुप है और साथ ही साथ इसके सारे के सारे लेफ्ट कोसेट्स एंड सारे के सारे राइट कोसेट्स जो है इसके इक्वल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है? क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है? क्वेश्चन ग्रुप को हम लिखते हैं जी बाई एच से, ठीक है। ये क्वेश्चन ग्रुप होता है, ये हमें ये कहता है, जो क्वेश्चन ग्रुप होता है ये होता है ग्रुप ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ग्रुप ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कॉसेट्स ऑफ एच इन जी, ठीक है जी। यानी कि जो जी बाई एच हो जाएगा, जी बाई एच क्या हो जाएगा? जी बाई एच हमारा हो जाएगा एच ए वन, एच ए टू, एच ए थ्री, सॉन अप टू एच ए एन, ठीक है। जहां पर ए वन, ए टू, सॉन अप टू ए एन ये हमारा क्या है जी? ये हमारा जी है, ठीक है। ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। सो बेसिकली हमने सीख लिया है, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कैसे हम कॉसेट बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर एच के लिए, ठीक है। सो ये हमारा है कॉसेट्स ऑफ एच, ठीक है। सो ये सारे के सारे जितने भी कॉसेट्स हैं, इन सभी कॉसेट्स का जो ग्रुप बनेगा वो हमारा हो जाएगा कोशेंट ग्रुप, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सभी कॉसेट्स का ग्रुप ऑफ ऑल कॉसेट्स ऑफ एच, ठीक है, जो कि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर आप एच ए को एच बी से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा एच ए बी, ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी हमने कॉसेट्स में ही देखी थी कि अगर आपका कोई लेफ्ट कॉसेट कोई दो कॉसेट्स आपके इक्वल हैं, ठीक है, दैट मीन्स आपका ए बी इनवर्स जो है वो एच से बिलोंग कर जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इसको करते हैं तो ये एच ही आ जाता है, सेम ही आ जाता है। फोर्थ हमने देखा था कि कोई एच ए अगर कंटेन कर जाता है एच में ही, दैट मीन्स ए जो है वो हमारा एच से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने कहाँ पर देखी थी? ये हमने कॉसेट्स में देखी थी, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, नंबर जितने भी कॉसेट्स होंगे, कॉसेट्स ऑफ एच वही होंगे ना जो इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जी बाई एच जो है ये हमारा ग्रुप ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कॉसेट्स ऑफ एच इन जी होता है, जिसे हम कहते हैं जी क्वोशंट ग्रुप, ठीक है। और क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉसेट्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉसेट्स की अगर आप बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ क्वोशंट ग्रुप दिस, ये हमारा हो जाता है जी, ये हमारा बेसिकली ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल हो जाता है, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं जी इंडेक्स एच, ठीक है। सो ये चीज भी हमने देख ली है कि क्वोशंट ग्रुप के बारे में सारी चीजें हमने देख लिया, ऑर्डर ऑफ क्वोशंट ग्रुप भी हमने देख लिया कि वो इंडेक्स के इक्वल होता है, ठीक है जी। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, सिंपल सी इसकी बात है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कि अगर आप ऑर्डर ऑफ दिस क्वोशंट ग्रुप ये निकालना चाहते हैं, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ जो है सब ग्रुप इसके इक्वल होता है, एंड इसे ही हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है जी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये सारा का सारा जो पिछला कॉन्सेप्ट है ये हमें जो है क्लियर हो चुका है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर आपका जी और एच में ये जो इंडेक्स है ये अगर आपका 2 है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉसेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके दो ही बनते हैं, तो इस कंडीशन में, ये हमारी कंडीशन है किसकी? नॉर्मल सब ग्रुप की, ठीक है। अगर इसके इंडेक्स इसका जो है 2 हो जाता है तो एच हमारा क्या हो जाएगा? एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है जी। एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ये बेसिकली हमारी नॉर्मल सब ग्रुप होने की कंडीशन भी थी, ठीक है। सो यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन इसका कन्वर्स जो है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, ठीक है। कन्वर्स इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कांट से, ठीक है। कन्वर्स का हम कुछ नहीं कह सकते। थर्ड कंडीशन ये क्या कहता है? थर्ड ये कहता है यहाँ पर ना थोड़ी कुछ एक दो क्लासेस के बाद जो है हम होमोमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आपका जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म के साथ ही हम करेंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए जो हमारा होमोमॉर्फिज्म होता है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज हम करेंगे। होमोमॉर्फिज्म के साथ अगर कोई मैपिंग या कोई फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू भी हो जाता है तो वो हमारा आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, ठीक है। और आइसोमॉर्फिज्म को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये सारा कॉन्सेप्ट हमें जो है मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है तो यहाँ पर सिर्फ हम वर्ड को देखेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म होता है, लेकिन क्या होता है वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जी का अपने ही किसी सब ग्रुप H1 के साथ, ठीक है,
सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप के साथ, क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप तो एक नॉर्मल सब ग्रुप के साथ ही बनता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि क्वेश्चन ग्रुप के लिए स्टार्टिंग कंडीशन ये होती है कि एच जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। सो मान लीजिए H1 जो है वो जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। और इसी टाइप से इसका हमने जो है क्वेश्चन ग्रुप बनाया किसी अदर नॉर्मल सब ग्रुप के साथ, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों जो है अगर आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है, अगर ये आइसोमॉर्फिक हैं दैट मीन्स H1 और H2 हैं, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। ये बस एक प्रॉपर्टी है सिंपल सी, ये हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। और अगर हम कहें कि अगर इन दोनों का जो है क्वेश्चन ग्रुप जो है इक्वल है, देन हम ये कह सकते हैं कि H1 जो है वो इक्वल हो जाएगा H2 के, ठीक है। आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, ये एक जैसे हैं, ठीक है, इनको हम कह सकते हैं एक जैसे, ठीक है, सिमिलर इनको बोल सकते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन की अगर ये इक्वल हो जाते हैं हमारे, तो H1 और H2 को भी हम इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी बेसिक सी प्रॉपर्टी थी। चलिए इसके बाद फिफ्थ अगर हम देखें, फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर आप G और H को मल्टीप्लाई करते हैं और H और G को इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक अगर हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि G भी H के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है जी। ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। अगर आपका G इंटू H जो है ये आपका H इंटू G के इक्वल हो जाता है, देन ऑल्सो आप ये कह सकते हैं कि G आपका H के इक्वल है, ठीक है। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने देखी हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की। अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेते हैं, दैट एवरी एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन इज नॉर्मल, ठीक है जी। हमने वहां पर देखा था कि अगर हमारी फिफ्थ कंडीशन लास्ट में देखी थी हमने नॉर्मल सब ग्रुप की, कि अगर आपका कोई फंक्शन कोई जो आपका सब ग्रुप है, यहाँ पर देखिए जो हमने फिफ्थ कंडीशन देखी थी सब ग्रुप के लिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हमारी रिपीट हो गई थी, ठीक है। इंडेक्स में हमने देखा कि इंडेक्स हमारा 2 है तो वो एक नॉर्मल सब ग्रुप हो ही जाएगा, और जी अगर हमारा एबिलियन है तो इसका कोई भी जो सब ग्रुप हो जाएगा एच, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सो यही तो कंडीशन हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पर लेनी है, ठीक है, दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। ये चीज क्लियर है जी, ठीक है। यानी कि इफ H is subgroup of G and G is abelian, ठीक है, G is abelian, दैट मीन्स H जो है हमारा ये भी क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G का, ठीक है जी। ये चीज हमने देख ली है। बट कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट इसका कन्वर्स हमेशा सही नहीं होता। कि मान लीजिए हम कहें कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि भाई G एबिलियन है या नहीं है, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते। कन्वर्स जो है, कन्वर्स इसका जो है ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक है जी। ये हमने देख लिया है। इसके बाद सेकेंड कंडीशन ये हमें कहती है कि इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स इज नॉर्मल, ठीक है जी। ये हमें पता ही है कि अगर आप कोई नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, मान लीजिए H और K दोनों एक नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं हमारे, तो H इंटरसेक्शन K जो है ये भी हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली H इंटू K एंड H इंटरसेक्शन K, इसके लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपका G/H यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन ग्रुप था, ये अगर आपका साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप हमने देख लिया था जो कि एक ही हमारे जनरेटर से डेवलप होता है, ठीक है। अगर ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है दैट मीन्स जी हमारा क्या हो जाएगा, जी इज एबिलियन, ठीक है जी। जी हमारा एबिलियन हो जाएगा, लेकिन कन्वर्स की बात हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि सॉरी कन्वर्स भी इसका ट्रू है कि अगर जी इज एबिलियन, जी हमारा एबिलियन है, कन्वर्ट्स हो जाएगा ये, ठीक है। जी अगर हमारा एबिलियन है दैट मीन्स G/H जो है, सॉरी यहाँ पर G/H को हम ये कन्वर्ट्स नहीं हो पाएगा, सॉरी माफ करिएगा, देखिए यहाँ पर G/H अगर हमारा साइक्लिक है तो G को हम एबिलियन बोल सकते हैं, और G अगर एबिलियन है तो हम G/H को साइक्लिक नहीं बोल सकते, लेकिन G/H को हम एबिलियन बोल सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। कन्वर्स इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम साइक्लिक नहीं बोल सकते, इसको G/H को हम एबिलियन बोल सकते हैं, ठीक है। G/H हमारा जो है ये साइक्लिक है तो हम G को एबिलियन बोल सकते हैं, और G अगर हमारा एबिलियन है
जी अगर हमारा एबिलियन है तो हम उसको साइक्लिक नहीं कह सकते, बल्कि हम जी बाई एच को एबिलियन बोल सकते हैं, ठीक है। और जी अगर आपका जी इज साइक्लिक, अगर जी आपका साइक्लिक है देन आप ये बोल सकते हो कि भाई जी बाई एच भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये हमारी फोर्थ कंडीशन, ठीक है, ये हमारी फिफ्थ कंडीशन, ठीक है। चलिए इसके बाद चलिए इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट। और एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है, जेड जी और एन ए नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट। और जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है जी। सो ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट का जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें बेसिकली नॉर्मलाइजर का मतलब होता है उसके सारे, जैसे मान लीजिए नॉर्मलाइजर को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें सारे के सारे वो एक्स आएंगे जो कि जी से बिलोंग करते हैं, सच दैट ए एक्स जो है हमारा इक्वल्स टू एक्स ए हो जाए, ठीक है जी। ये हमारा हो जाए, या फिर इसे हम ये कह सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद ए, ठीक है जी। यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए एक ऐसा सेट हो जाएगा ऐसे सारे एलिमेंट्स का, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा एक ग्रुप है और यहाँ पर हमारा ए कोई एलिमेंट है जो कि जी से बिलोंग करता है, ठीक है। सो इसी जी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो होंगे वो इस ए के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते होंगे, ठीक है। उन सभी एलिमेंट्स का सेट हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। सो ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए हो जाएगा। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे हमारे जो है इनको अगर हम कम्यूटेटिव लगाएं इस पर तो ये सारे के सारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ठीक है। सो एन ए जो है ये हमारा एक्चुअल में जी का ही सबसेट होता है, जी का ही एक सबसेट होता है। सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इस ए एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करें, यानी कम्यूट करें, ठीक है जी। सो ये चीज़ क्लियर है। नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका अगर हम अलग से जो है सबसेट बना दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एक नॉर्मलाइजर हो जाएगा, ठीक है जी। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके लिए एक प्रॉपर्टी ये है कि एन ए जो होता है, एन ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। कि अगर आप एन ए जो है इसका सबसेट बना रहे हैं जी का तो वो भी हमारा जो है एक सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। जी अगर आपका बेसिकली ग्रुप है, बेसिकली सब जी अगर ग्रुप है तो उसका एन ए अगर आप लेंगे किसी एलिमेंट का उस जी में से तो वो आपका एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया, यानी कि वो भी एक खुद ग्रुप होगा लेकिन वो सबसेट है जी का, इसलिए हम उसे सब ग्रुप कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी है सॉरी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। किसी भी ग्रुप का सेंटर क्या होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। इसके लिए डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि इसे हम बेसिकली डिनोट करते हैं जेड ऑफ जी, ठीक है। पूरे के पूरे ग्रुप का सेंटर होता है ये, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेंटर को हम सीधी सी लैंग्वेज में बात करें तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो बाकी सारे बाकी सारे एलिमेंट्स से क्या करें, बाकी सारे एलिमेंट्स से कम्यूट करें, बाकी सारे एलिमेंट्स से वो क्या करें, कम्यूट करें, ठीक है जी। तो जेड जी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर पहले वाले से डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जब हम नॉर्मलाइजर ऑफ ए की बात करें थे तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ए के साथ कम्यूट वाले एलिमेंट्स ढूंढ रहे थे। मान लीजिए कुछ एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करते हैं लेकिन कुछ एलिमेंट पेंडिंग भी है, ठीक है। कुछ एलिमेंट है जो ए के साथ कम्यूट नहीं करते, तो काफी ऐसे लेफ्ट एलिमेंट्स भी हैं, बाकी ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो एन ए सेट में नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है एक कोई ऐसा एलिमेंट जो कि बाकी सभी के साथ एक भी एलिमेंट लेफ्ट बिहाइंड ना रहे, ठीक है। एक भी एलिमेंट पीछे ना रहे, एक ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो बाकी सभी के साथ ग्रुप के सारे टोटल एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, कोई भी एक एलिमेंट को वो खाली नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का जो ग्रुप होगा वही हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स जी इक्वल्स टू हो जी एक्स के। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, सारे के सारे वो एक्स लेने हैं जो जो सारे के सारे जी बिलोंग्स टू जी के साथ कम्यूट करें, ठीक है। यानी कि एक्स ऐसा एलिमेंट हमें लेना है जो कि बाकी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ जो है कम्यूट करे, ठीक है। सो ये चीज हमने देख ली है।
तो सेंटर में वो होता है जो बाकी सारों के साथ रिलेशन रखता है, ठीक है। सो इसे ही हम कहेंगे सेंटर ऑफ जेड जी, ठीक है जी। ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस अच्छे से, कि जो हमारा Na है, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट है। और अगर हम बात करें जेड जी की, तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप है, ठीक है जी। ये तो है हमारा सेट ऑफ एलिमेंट्स commute with ए ओनली, ठीक है जी। जो कि ए के साथ कम्यूट करें, एक्स ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी विच आर कम्यूटेटिव विद दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है हमारा सेट ऑफ एलिमेंट्स विच commutes with all elements of G, ठीक है जी। सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ करें तो यहाँ पर सिंपली वो सारी एक्स हमें लेने हैं जो कि x3/gx इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे फॉर ऑल स्मॉल g बिलोंग्स टू g, ठीक है। सो ये भी हमने देख लिया है बेसिकली। और यहाँ पर देखिए Na जो है ये हमारा, और Zg की अगर हम बात करें, देखिए जी ग्रुप के अंदर हमने बात की थी, जी ग्रुप के अंदर अगर आप नॉर्मलाइजर ले रहे हैं किसी भी एलिमेंट का, तो ये हमेशा ही हमारा इस ग्रुप का क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सब ग्रुप होगा। और एक चीज और फैक्चुअल रूप में आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप सेंटर ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो हमारा ऑलवेज क्या होता है, एक नॉर्मल ग्रुप होता है, ठीक है। वो हमारा एक नॉर्मल ग्रुप होता है। ये चीज हमने देख लिया बहुत ही अच्छे से। चलिए, और सेम प्रॉपर्टीज को देखिए, Zg जो है हमारा, Zg जो है ये हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस पर लगा सकते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ प्रॉपर्टीज करी थी कि अगर G/H हमारा जो है वो हमारा साइक्लिक हो जाए तो हमारा G जो है वो एबिलियन हो जाएगा। अगर G हमारा एबिलियन हो तो हम G/H को भी एबिलियन बोल सकते हैं। और G/H अगर हमारा G जो है, G हमारा अगर साइक्लिक हो जाए तो G/H को भी हम साइक्लिक बोल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर H की जगह आप Na या Zg भी ले सकते हैं, क्योंकि सब ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप ये भी है, ठीक है। सो इस पर बेस्ड आप सिंपली कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इफ G/Zg, ठीक है, ये अगर हमारा साइक्लिक ग्रुप है तो हम कह सकते हैं कि G हमारा क्या हो जाएगा, G हमारा एबिलियन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी तो बेसिकली एक नॉर्मल सब ग्रुप की तरह, एक सब ग्रुप की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये कहेंगे कि क्योंकि जो हमारा बेसिकली हम जानते हैं कि जो हमारा इंडेक्स बनता है इस टाइप से, ये बेसिकली एक नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ही बनता है, ठीक है। और नॉर्मल सब ग्रुप क्योंकि हम जानते हैं, हम अभी हमने देखा है कि Zg जो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप जो है, ये हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो इसका इंडेक्स बन सकता है इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, ठीक है। इस ग्रुप के साथ इसका इंडेक्स बन सकता है, और इंडेक्स की वो सारी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करेगा जो बेसिकली क्वोशंट ग्रुप की हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। क्वोशंट ग्रुप हमने देखा था, यहाँ पर ये था हमारा क्वोशंट ग्रुप, ठीक है जी। या दिस वन, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। देखिए यहाँ पर Zg हमारा जो है ये हमारा एक बेसिकली क्या है, Zg हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। और नॉर्मल सब ग्रुप है तो दैट मीन्स ये G के साथ जो है हमारा क्वोशंट ग्रुप बना सकता है। और क्वोशंट ग्रुप बना सकता है तो ये क्वोशंट ग्रुप की जितनी की सारी प्रॉपर्टीज हैं ये भी ये होल्ड करता होगा, ठीक है। तो इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टीज जो है सारी Zg की, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर हम कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी कि अगर G/Zg, ठीक है, बेसिकली ये हमारा अगर क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा साइक्लिक होगा तो हम ये कह सकते हैं कि G हमारा क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है, ठीक है जी। G अगर आपका एक एबिलियन ग्रुप है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि G/Zg जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा। और अगर G आपका एक साइक्लिक है, तो आप कह सकते हैं G/Zg ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो हमने की है डिस्कस। इसके बाद हम बात करते हैं क्विक व्यू की, ठीक है जी। ये हमारा टॉपिक है। ये हमें कहता है, हमें बेसिकली देखना है रिलेशन बिटवीन Zg यानी कि सेंटर ऑफ G एंड नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले अगर रिलेशन हम देखें
तो अगर हम कहें कि भाई नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या कंटेन कर सकता है, क्या सबसेट हो सकता है क्या जेड जी का, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो पहला रूल तो फेल है। कई बार हमें जो है देखने को मिल जाता है ऐसा, तो ये हमारा फेल है। ठीक है, जो कई बार हमें जो होता है उसकी बजाय जो नहीं होता उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बेसिकली उसी टाइप का केस है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें जेड जी, जेड जी जो है वो हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ ए किसी भी एलिमेंट है, ये हो सकता है हमारा। ठीक है, ये हमेशा ही होता है, ऑलवेज। क्योंकि आप एक बात देखें, एक कोई ऐसा एलिमेंट है, एक कोई ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सबके साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है जी, ये हमारा x1 है। एक हमारा कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि बाकी सभी के साथ कम्यूट कर रहा है, इसे हम x2 कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट a होगा जिसके साथ ये कम्यूट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट a है जिसके साथ ये x1 भी कम्यूट कर रहा है। तो जब हम नॉर्मलाइजर ऑफ ए इस सेट के लिए हम जो है ए के साथ कम्यूट करने वाले एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं लिख रहे होंगे, तो वहां पर हम x1 का नाम भी लिखेंगे और x2 का नाम भी लिखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स जितने भी जेड जी हैं, जेड जी के अंदर वही वाले एलिमेंट्स आते हैं। जैसे x1 अगर सभी के साथ कम्यूट कर रहा है, x2 भी सभी के साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, तो जेड जी के अंदर वो सारी एलिमेंट्स आएंगे जो कि किसी भी अदर एलिमेंट नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आएंगे, क्योंकि ये सभी के साथ बनाते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर ले रहे हैं उसके साथ भी ये कम्यूट करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ ए है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा बेसिकली बड़ा होता है। बेसिकली जेड जी जो है ये हमारा सब ग्रुप होता है, जो हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ ए होता है उसका। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ ए है और जो हमारा जेड जी है, बेसिकली तो क्या हो गया, हमने अभी अभी देखा कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए और जेड जी में अगर हम देखें, ठीक है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ और जेड जी में अगर हम देखें तो बेसिकली जेड जी जो है वो कंटेन करता है एन ए में से। ठीक है, यानी कि ये हमारा अगर एन ए होगा, ठीक है, तो जेड जी यहाँ पर बिलोंग करेगा। ठीक है, छोटा इसका जो है सबसेट कह सकते हैं हम कि ये इसका सबसेट होगा। लेकिन जेड जी और एन ए ये हमारा इक्वल हो सकता है, यानी कि ए के साथ सारे के सारे जो एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स पूरे के पूरे ग्रुप में भी कम्यूट करते हैं। और पूरे के पूरे ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आपस में सारे के सारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं और सारे के सारे कम्यूट करें, दैट मीन्स वो हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाता है। क्योंकि कोई भी ग्रुप जो है, ग्रुप के साथ अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करा देते हैं तो वो हमारा एबिलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे किसके, ग्रुप के। तो ऐसी कंडीशन कब होगी, जब जी हमारा क्या हो जाए, जी अगर हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाए। एबिलियन ग्रुप वो होता है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट सभी के साथ कम्यूट होते हैं। अब सभी के साथ कम्यूट है तो सारे के सारे एलिमेंट्स एन ए में आ जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स जेड जी में आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों सेट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर आपका नॉर्मलाइजर्स ऑफ ए और जेड जी जो है इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कम्यूट नहीं कर रहा, दैट मीन्स जी हमारा एक नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, सो ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार प्रॉपर्टीज थी दो। ठीक है, जो कि हमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से जोड़ रही हैं, जो कि हमारा ग्रुप और एबिलियन ग्रुप का नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें कहता है द कार्डिनलिटी, एक क्वेश्चन है हमारे पास, कार्डिनलिटी ऑफ सेंटर ऑफ Z12 इज। ठीक है जी, Z12 का मतलब है कि हमें एडिशन मॉड्यूलो 12 की बात हम कर रहे हैं, तो Z12 का मतलब होता है आप 1 से लेकर के चलें, सॉरी 0 से लेकर के चलें 1 2 सोन अप टू आप जाएं 11 तक। ठीक है, 12 से कम 11 तक हम गए अंडर एडिशन मॉड्यूलो 12। ठीक है जी, अब हम जानते हैं कि ये हमारा एक ग्रुप भी है और ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप होता है, ये हम जानते हैं अंडर एडिशन मॉड्यूलो ये हमारा जो है एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। एबिलियन ग्रुप पे तो हमारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जेड जी और जी हमारा इक्वली हो जाएगा। इक्वली अगर हो जाएंगे तो अगर आप सेंटर में देखना चाहते हैं, ठीक है, आप जेड जी देखना चाहते हैं, ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी चेक करना चाहते हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करना चाहते हैं, तो वो उतने ही हो जाएंगे जितने कि हमारे पूरे के पूरे ग्रुप में एलिमेंट्स है। और पूरे ग्रुप की कार्डिनलिटी हमारी 12 है। ठीक है, 12 एलिमेंट्स है, यानी कि जेड जी में भी, सेंटर ऑफ जी में भी आपके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 ही हो जाएंगे। ठीक है जी, ये चीज हमने देख ली है। चलिए
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, जिसे हम लेंगे कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। कॉन्जुगेट क्लास का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी से हम कुछ नया एलिमेंट सी बनाए, कुछ इस टाइप से कि सी जो है ये हमारा क्या हो जाए, बी इनवर्स ए बी हो जाए। ठीक है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हम कोई नया एलिमेंट सी बनाते हैं। ठीक है, सो ऐसे सी एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसे हम कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए कहेंगे। ठीक है, सो बेसिकली कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए ये क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम बना रहे हैं बी और ए की हेल्प से, जो कि इस फॉर्मेट में है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है जी, ये कॉन्जुगेट ऑफ ए है। ठीक है, यहाँ से बी की वैल्यूज हम चेंज करते रहेंगे और हमारे जो बेसिकली जो हमारे कॉन्जुगेट्स हैं वो हम बनाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सी ऑफ 0 बनाना चाहते हैं, ग्रुप आपके पास मान लीजिए ये है 0 1 2 3। ठीक है जी, इसकी कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 0 अगर आप बनाना चाहते हैं, या कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 2 मान लीजिए, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 2 आप लेना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आप सबसे पहले तो ले सकते हैं, मान लीजिए 0 नहीं लेते हैं हम यहाँ पर, बेसिकली 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसा ग्रुप है, तो C2 अगर आप कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 2 लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सारे के सारे वो वाले एलिमेंट्स लेंगे, 2 को आप सेंटर में रखेंगे और पहले 1 और 1 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 इनवर्स हो जाएगा, 2 और इसके साथ 3 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आप जितने भी एलिमेंट्स आपके साथ बनेंगे, ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये हमें क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी आगे। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं, थोड़े थोड़े जो कॉन्सेप्ट्स हमारे ये हम कहेंगे डिसिपेट होते जा रहे हैं, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से सभी ऑल टॉपिक्स को कंक्लूड करके बनाने हैं वो बनाते हैं, और कुछ एक दो क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारे आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एक तो चीज हमने देखी थी, एक हमने लैग्रेंजेस थ्योरम का रिजल्ट देखा था। ठीक है जी, इसका हमने देखा था एक रिजल्ट। ठीक है, वो रिजल्ट हमें क्या कहता था कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। ठीक है, यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को ऑर्डर का क्या होता है, डिवाइजर होता है। और ये कंडीशन हमारी सिर्फ और सिर्फ तभी सेटिस्फाई होती है अगर जी हमारा क्या हो जाए, जी हमारा फाइनाइट हो जाए। ठीक है, जी हमारा फाइनाइट हो जाए। अगर ये फाइनाइट नहीं होता, अगर ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अगर ये हमारा इनफाइनाइट होता है तो ऐसी कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है सिंपल सी बात की, अगर मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर हमारा 30 है, अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारा 30 है, ठीक है, और 30 ऑर्डर का ग्रुप है, दैट मीन्स हमारे जितने भी सब ग्रुप हो सकते हैं वो किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं, वो या तो 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का, 10 ऑर्डर का, 15 ऑर्डर्स का, या फिर 30 ऑर्डर्स का, ये हमारा सब ग्रुप हो सकता है। अगर कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर इन्हीं में से होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर टोटल 8 डिवाइजर्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है, टोटल हमारे 8 डिवाइजर्स आ रहे हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात करें, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो 8 हो सकते हैं या फिर 8 से कम हो सकते हैं। ठीक है, और वो इक्वल टू 8 कब होंगे, यहाँ पर देखिए जो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स और डिवाइजर्स जो है वो इक्वल कब होंगे, जब हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप अगर हो जाता है तो साइक्लिक ग्रुप में हमारे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन की ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है आपके पास 21 है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपको दे दिया कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो आपका 15 है। ठीक है, सो इसमें आप बताएं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स क्या हो जाएंगे। देखिए, अब आपने देखा था कि साइक्लिक ग्रुप के लिए ना हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था। साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप में था कि अगर आपका ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है ये अगर आपका प्राइम नंबर हो जाता है, ठीक है, प्राइम नंबर होगा तो ग्रुप आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर आपका प्राइम नंबर की स्क्वायर आता है तो आप उसे साइक्लिक तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसे आप एबिलियन बोल सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर आपका कोई दो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में आ जाए, कोई भी दो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में आ जाए, तो आपको चेक करना है कि क्या पी, ठीक है, इसमें ये हम मान लेते हैं कि पी जो है वो क्यू से छोटा है। ठीक है, सो जो स्मॉलर नंबर है
क्या वो एक डिवाइजर है Q-1 का या नहीं है। अगर ये डिवाइजर नहीं होता है दैट मीन्स वो हमारा साइक्लिक ग्रुप है, अदरवाइज वो हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमने जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर कुछ ऐसे री-कॉन्सेप्ट्स हम बना रहे हैं ताकि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाए वो हम देख पाए। ठीक है जी, तो इसे हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम 3 × 5 कह सकते हैं। ठीक है, तो P इंटू क्यू के फॉर्मेट में है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है, तो हम देख लेते हैं कि क्या 3 जो है वो क्या 3 जो है वो डिवाइड करता है या नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, ये 3 जो है वो 5 - 1 का जो यानी 4 का डिवाइजर नहीं है। दैट मीन्स ये जो ग्रुप है ये हमारा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और साइक्लिक ग्रुप अगर हो गया, साइक्लिक ग्रुप अगर हो गया तो हमने देखा था नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर्स के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर डिवाइजर इसके कितने, एक 3 है एक 5 है। देखिए 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हमारे क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी हमारे 4 हो जाएंगे, और उन सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 15, ये हमारे उन सब ग्रुप्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी हम देख सकते हैं कि 3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें देखें कि 3 जो है वो 7 - 1 का डिवाइजर है या नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 और 7 - 1 यानी कि 3 तो भाई 6 का डिवाइजर है। ठीक है, यानी कि इट इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, ये हमारा एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप नहीं है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, जैसे नंबर ऑफ डिवाइजर इसके क्या है, 1, 3, 7 एंड 21, नंबर ऑफ डिवाइजर्स 4 है, लेकिन जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं वो हमेशा ही जो है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स 4 से लेस देन इक्वल टू हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप होगा तो इक्वल ही होगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करके जो है हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद बहुत आगे जाकर के थोड़ा सा हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है हम लेंगे। चलिए मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर के। सेकेंड थिंग हमने इसमें बतानी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के। देखिए ये दोनों ही बहुत ही अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, अब साइक्लिक सब ग्रुप्स में अगर आप देखेंगे तो साइक्लिक सब ग्रुप्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर यूनिक सब ग्रुप होता है, हमारा यूनिक सब ग्रुप होता है फॉर यूनिक ऑर्डर। ठीक है जी, मान लीजिए यहाँ पर Zn जो है इसका ऑर्डर मान लीजिए n है। ठीक है, तो हर एक ऑर्डर के लिए, यानी जैसे मान लीजिए हमने प्रीवियसली देखा था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारा जो है 4 था। ठीक है, और नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी हमारे क्या थे, 4 थे। ठीक है, देखिए बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं ये हमेशा ही लेस देन इक्वल टू हो सकते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स के। लेकिन जब बात आती है साइक्लिक ग्रुप्स की, साइक्लिक सब ग्रुप्स की बात आती है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स के। यानी कि जैसे पिछले केस में जब हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ये हमारा मान लीजिए हमारा 21 था, या 21 नहीं सॉरी, यहाँ पर 15 हमने लिया था। तो 15 के केस में हमने देखा था कि यहाँ पर 1, 3, 5 एंड 15 ये हमारे जो है डिवाइजर्स आ रहे थे। तो इन पर्टिकुलर हर एक डिवाइजर के लिए, हर एक ऑर्डर के लिए हमारा यूनिक सब ग्रुप होगा। ठीक है, यानी टोटल इसमें 4 सब ग्रुप्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर आप बात करें नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, अगर आपका साइक्लिक सब ग्रुप है तो हर एक ऑर्डर का आपके पास यूनिक आपके पास सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हैं कि k जो है वो n का डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवाइजर के लिए सब ग्रुप है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर k निकालना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि k जो है वो n का डिवाइजर है या नहीं है। ठीक है, अगर डिवाइजर हो जाता है देन हमारे पास
इसके लिए यूनिक सब ग्रुप होगा, ओनली वन सब ग्रुप हो जाएगा इस पर्टिकुलर ऑर्डर के का। ठीक है, अगर आप बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें जिनका ऑर्डर का हमारा क्या हो जाए के हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है 5k। ठीक है जी, तो सिंपली ये हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइक्लिक में जो हमारा एलिमेंट है के ऑर्डर का, यही हमारा क्या होता है, के ऑर्डर का जो एलिमेंट है ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, उसका जनरेटर हो जाएगा, और जनरेटर्स के लिए हमारे पास 5k हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अगर हम बात करें इन साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप की अगर हम बात करें, पहली कंडीशन, अगर हमें वो पूछ रहा है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की अगर हम बात कर रहे हैं साइक्लिक में, तो हम जानते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स के इक्वल हो जाएगा। सेकेंडली, अगर वो हमें पूछ रहा है के ऑर्डर के कितने आपके सब ग्रुप होंगे, तो आपने चेक करना है इफ के हमारा एन का डिवाइजर है, अगर ऐसा होता है देन हमारा जो है के ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो एक ही सब ग्रुप हो जाएगा यूनिक। थर्ड हम देख रहे हैं, अगर वो पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने होंगे इन जी, तो इसे हम लिखेंगे 5k। ठीक है जी, सो ये हमारा हो जाएगा, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ऑर्डर के। ठीक है जी, हम इसे ये भी कह सकते हैं। सो ये बेसिक सा जो क्वेश्चन है हमने कर लिया है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारा इस टाइप से है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ आपका प्राइम नंबर है तो आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रुप डेफिनेटली जो सब ग्रुप है या ग्रुप है वो आपका साइक्लिक होगा, ये आपका एबेलियन ग्रुप भी हो जाएगा। इसके लिए जो आप सेंटर ऑफ जी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो जी के इक्वल होगा। नॉर्मलाइजर सेट ऑफ जो है ये भी हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट आप प्राइम नंबर से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो किसी प्राइम नंबर की स्क्वायर है, तो इस केस में आप उसे साइक्लिक नहीं कह सकते, देन आप उसे एबिलियन बोल सकते हैं। ठीक है, कि वो एबिलियन हो सकता है, और एबिलियन हो गया तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है सेंटर और नॉर्मलाइजर सारे के सारे जी के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर तो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, लेकिन यहाँ पर ये साइक्लिक के बारे में आप नहीं कह सकते। ठीक है जी, और अगर आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो किसी प्राइम नंबर की क्यूब के इक्वल आ जाता है, अगर ऐसा होता है देन डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि जी आपका नॉन एबिलियन है, ये कंडीशन श्योर है। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ये आपका 121 ऐसा आ जाता है, तो ये इक्वल ऑब्वियस सी बात है कि 11 स्क्वायर है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एबिलियन हो सकता है, और ये तीनों कंडीशन होगी, लेकिन ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका जो है अगर आपके पास सिंपली 27 आ जाता है, आपके पास कंडीशन है कि जी आपका जो है एबिलियन है या जी आपका नॉन एबिलियन है, तो सिंपल सी बात है 27 को आप कैसे लिखेंगे, 3 की क्यूब लिखेंगे। ठीक है, किसी प्राइम नंबर की क्यूब आ जाती है दैट मीन्स वो हमारा डेफिनेटली नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, जैसा कि अभी अभी हमने देखा है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। इसके साथ ही एक और जो है हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जैसे हम मैट्रिक्स में देखते हैं कि हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है और एक हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। उसी की तरह यहाँ पर एक निलपोटेंट एलिमेंट होता है हमारे पास। ठीक है, सो आज की क्लास में बस हमारा ये लास्ट जो है कॉन्सेप्ट रहेगा, आइडेम्पोटेंट एंड निलपोटेंट। ठीक है जी, इसके बाद जो है हम सिमेट्रिक सब ग्रुप्स की और एक दो क्वेश्चंस की और बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल वहां पर आपने देखा था ए जो है, ए हमारा एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा इफ ए बिलोंग्स टू जी हो, एंड ए स्क्वायर जो है हमारे सेम एलिमेंट के इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक की स्क्वायर जो होती है वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन हम उसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं।
और किसी भी एलिमेंट की पावर अगर हम करें और वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसे निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर है कि किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर सेम एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो आप उसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। और अगर किसी एलिमेंट का उसकी पावर n लगा रहे हैं और ये इक्वल्स टू आपका 0 आ जाता है, ठीक है, 0 जो कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे आप कहेंगे निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है जी। और आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट के लिए अगर आप देखना चाहिए, आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट है दैट मींस ए स्क्वायर हमारा ए के इक्वल होगा। आप इसे कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए इनवर्स से आप अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए, और यहाँ पर ये हो जाएगा ई, और यहाँ पर ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू ई, ठीक है। सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सिर्फ और सिर्फ हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए होता है, यानी कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट आपका जो है आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ही होता है, ठीक है जी। ये चीज हमारा क्लियर है, यानी कि आपके जितने भी आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो यूनिक होते हैं। यूनिक क्योंकि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी किसी ग्रुप में यूनिक होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट्स इन ग्रुप भी क्या होते हैं, आपके यूनिक होते हैं, ठीक है। सो ये आपका यूनिक होगा यहाँ पर और इक्वल होगा ई के, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्लियर है जी। चलिए चलिए इसके बाद हमारा नॉर्मल सा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जी ए एस, जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस, ठीक है। सो ये हम सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डालकर छोड़ रहे हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब तक हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, इसके बाद हम जो है सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस कैसे बनाते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप्स क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप्स में कैसे हम जो है उसमें ऑपरेशंस लगाते हैं और कैसे कैसे उनको सॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। ग्रुप थ्योरी पर हम बेसिकली काम कर रहे हैं, सो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहता है सारी के सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एंड बेसिकली अगर हम बात करें यूजी पीजी के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी टफ लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। सो आई होप टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें एंड कमेंट सेक्शन में अपने जो भी सजेशंस हैं वो प्लीज़ आप जो है लिख कर भेजा करें। थैंक यू वेरी मच।